योग विद प्रदीप सिंह के 19वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे चंद्र नाड़ी प्राणायाम। अगर आप लोग मेरे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए हैं प्राणायाम पे कि प्राणायाम की तैयारी कैसे की जाए। उसके लिए आप जाइए, पहले देखिए चैप्टर 6 अध्याय 6 और उसके बाद देखिए अध्याय 13 चैप्टर 13। इन दोनों वीडियोस में मैंने ये बताया है कि कैसे आप अपना ब्रीदिंग पैटर्न पहचानें। अगर आपका ब्रीदिंग पैटर्न रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फास्ट है, तो कैसे उसको नॉर्मल में लाएँ, या फिर ज़्यादा स्लो है, तो कैसे उसको नॉर्मल में लाएँ, जिसको हाइपर वेंटिलेशन और हाइपो वेंटिलेशन बोलते हैं। ये मैंने अच्छे से उन वीडियोस में समझाया हुआ है। फिर कैसे आप अपने पेट को भरें, कैसे आप अपनी चेस्ट को भरें, योगिक डीप ब्रीथिंग क्या होती है, रूटेड डीप ब्रीथिंग क्या होती है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग क्या होती है, डायफ्राम का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है और रियल में ब्रीथिंग कैसे की जानी चाहिए, ब्रीथिंग करते समय किन-किन बॉडी पार्ट्स का कंट्रीब्यूशन रहेगा। ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में उन वीडियोज़ में बताई हैं। तो ये आप बोल सकते हैं कि प्राणायाम करने से पहले क्या-क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए और प्राणायाम करने के बाद क्या-क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, ये सारी डिटेलिंग मैंने अध्याय 6 और अध्याय 13 में बताई हुई है। तो प्लीज़ पहले जाइए, उन वीडियोज़ को देखिए। प्राणायाम एक पूरी साइंस है। जैसे पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो इम्पोर्टेंट है, हेड टू टो, वैसे ही पूरी बॉडी में एयर का सर्कुलेशन भी इम्पोर्टेंट है। सिर से लेके पैर के अंगूठे तक कैसे एयर को सर्कुलेट किया जाए, प्राण को आयाम दिया जाए, जहाँ पे प्राण का मतलब है प्राणवायु, ऑक्सीजन, और आयाम मतलब डायरेक्शन, कि आप कैसे प्राणायाम करें, कैसे प्राण को आयाम दें, कैसे एयर को रेगुलेट करें कि वो शरीर के हर हिस्से तक जाए। हर हिस्से तक ऑक्सीजन जाए ताकि वो उस हिस्से को अच्छे से डिटॉक्सिफ़ाई कर पाए और हर हिस्से से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आए ताकि टॉक्सिन्स बॉडी से फ्लश आउट हो। तो इस प्रोसेस को कैसे रेगुलेट किया जाए, यही प्रोसेस कही जाती है प्राणायाम। तो इसी प्राणायाम को समझते हुए आज से शुरू करते हैं प्राणायाम का सिलसिला। और सबसे पहले हम करने जा रहे हैं आज चंद्र नाड़ी प्राणायाम। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कि चंद्र नाड़ी क्या होती है और कैसे ये आपके शरीर को और शरीर की वायु को रेगुलेट करने में हेल्प करती है और क्या-क्या इसके फ़ायदे होंगे। तो इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चंद्र नाड़ी प्राणायाम। चंद्र नाड़ी प्राणायाम करने से पहले हम ये जानते हैं कि चंद्र नाड़ी किसे बोलते हैं और हमारे शरीर में चंद्र नाड़ी होती कहाँ पे है। हमारे फेस में 2 नॉस्ट्रिल होते हैं, राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल। जो राइट नॉस्ट्रिल है इसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी और जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी। तो जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हैं तो उसी को बोलते हैं चंद्र नाड़ी प्राणायाम। तो जब आप चंद्र नाड़ी प्राणायाम करते हैं, तो आप अपनी बॉडी में कोल्ड को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो जो राइट नेज़ल है ये हीट को बैलेंस करने में हेल्प करता है, इसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं। और जो लेफ्ट नेज़ल है ये कोल्ड को बैलेंस करने में हेल्प करती है, जिसको हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं। तो आज हम फोकस करेंगे चंद्र नाड़ी पे। तो जब आप लेफ्ट से ब्रीदिंग करते हैं और लेफ्ट से एयर को सर्कुलेट करते हैं, तो आप अपनी बॉडी में अगर कोल्ड इम्बैलेंस हुआ है, जिसको आयुर्वेदा में बोलते हैं कफ दोष, कफ का इम्बैलेंस होना, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गई आपकी चंद्र नाड़ी और चंद्र नाड़ी की इम्पोर्टेंस। अब हम चंद्र नाड़ी प्राणायाम करेंगे कैसे, ये जानते हैं। आप किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर पे बैठ जाइए, जैसे कि मैं बैठा हूँ सुखासन पे। आप सिद्धासन पे भी बैठ सकते हैं और पद्मासन पे भी बैठ सकते हैं, डिपेंड करता है आपके कंफर्ट पे। और उसके बाद आप बनाएँगे जनन मुद्रा। जनन मुद्रा क्या होती है? जब आप अपने थंब को अपनी इंडेक्स फिंगर से जॉइन कर लेते हैं और हाथों पे रखते हैं, इसको बोलते हैं जनन मुद्रा। जनन मुद्रा के पीछे का साइंस क्या है? इसको फिलॉसॉफिकल एस्पेक्ट से भी आप समझ सकते हैं और एक्यूप्रेशर के एस्पेक्ट से भी समझ सकते हैं। जब आप अपने थंब को अपने इंडेक्स फिंगर से जॉइन करते हैं, तो ये जो आपके अंगूठे की टिप है और जो आपके इंडेक्स फिंगर की टिप है, इससे आप
थ्रू आउट द प्रोसेस जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, चाहे आप मेडिटेशन के लिए जनरल मुद्रा को यूज़ कर रहे हैं, चाहे प्राणायाम के लिए, ये आपको किसी चीज़ से कनेक्ट करने का फ़ील देता है। तो बहुत बार ऐसा होता है, लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करते-करते उँगली ऐसे चली जाती है और फिर जैसे ही ध्यान मुद्रा पे जाता है तो वापस कनेक्ट करते हैं। यानी कि ये क्या बता रहा है कि जैसे ही आपका ध्यान भटकेगा, वापस आप जनन मुद्रा बनाएँगे तो ये आपको वापस फ़ोकस करने में हेल्प करेगा। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर इसके फिलॉसॉफिकल एस्पेक्ट पे जाएँ तो जो थंब है वो यूनिवर्स को इंडिकेट करता है, परमात्मा को, कॉस्मिक एनर्जी को, और जो इंडेक्स फिंगर है वो जीवात्मा, इंडिविजुअलिटी को इंडिकेट करता है। तो जब आप इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं तो आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आप खुद को यूनिवर्स से, कॉस्मिक एनर्जी से, भगवान से, गॉड से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका जो विज़न है वो 360 डिग्री इवॉल्व हो और आपका चीज़ों को देखने का तरीका बेहतर हो, बढ़िया हो और आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसको बहुत अच्छे तरीके से समझें। तो ये हो गया आपका जनन मुद्रा के पीछे का पूरा साइंस। तो आप सुखासन पे बैठे, आपने जनन मुद्रा बनाई, आप आई लेवल पे देखेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। अगर आपने अध्याय 6 और अध्याय 13 देखा है, तो मैंने पूरा अच्छे से उसमें बताया है कि आप कैसे प्राणायाम के लिए प्रॉपर तरीके से बैठें। फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, आई लेवल पे देखेंगे और आई लेवल पे देखते-देखते पहले आप अपने बॉडी के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स को रिलैक्स करेंगे। नेक को रिलैक्स करिए, यहाँ पे कोई भी अनवांटेड स्टिफनेस या एंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए। शोल्डर को रिलैक्स करिए, चेस्ट को रिलैक्स करिए, लोअर बैक को चेक कर लीजिए अनवांटेडली टाइट ना हो। पेल्विक फ्लोर रिलैक्स, हाथों की उँगलियाँ रिलैक्स, पैरों की उँगलियाँ रिलैक्स और ये सब करेंगे आप ओपन आई में। फिर धीरे से आप आइज़ को क्लोज़ करेंगे और सेम चीज़ आप करेंगे क्लोज़ आइज़ में, जिसको बोलते हैं क्लोज़्ड आई एडजस्टमेंट। यानी कि वापस आप अपनी गर्दन को रिलैक्स करेंगे, शोल्डर देखेंगे, चेस्ट का एरिया, लोअर बैक, हाथों की उँगलियाँ, पैरों की उँगलियाँ, पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। थोड़ी देर बैठे रहेंगे इस पे। तो ये है अपने शरीर को न्यूट्रल ज़ोन में लाने का तरीका, जिसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक ज़ोन। जहाँ पे आप अपने शरीर को रिलैक्स कर रहे हैं, कहीं पर भी अनवांटेडली बॉडी एंगेजमेंट जो है उसको हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट में अनवांटेड एंगेजमेंट रहेगी तो वहाँ पे एयर का फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, वहाँ पे एयर अच्छे से फ्लो नहीं होगी। मान लिया आपने शोल्डर टाइट किए हुए हैं और आप ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो एयर यहाँ पर नहीं जाएगी, एयर यहाँ से सर्कुलेट नहीं होगी। आपने गर्दन टाइट की हुई है, तो यहाँ पे एयर का सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा। तो एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर रहे, हेड टू टो, सिर से लेके पैर के अंगूठे तक एयर को फ्लो करवाना है आपने। तो उसके लिए आपको हेड टू टो पूरी बॉडी को रिलैक्स भी करना पड़ेगा। अब 2 चीज़ें हैं, ओपन आई में तो आप एडजस्ट कर ही रहे हैं, क्लोज़ आइज़ में भी आप बॉडी को एडजस्ट कर रहे हैं। सेम चीज़ हम 2 बार क्यों करें? ओपन आई में एडजस्ट करने में और क्लोज़ आइज़ में एडजस्ट करने में क्या डिफ़रेंस है? जब आप ओपन आई में अपने शरीर को देखते हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मिस हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आँखें जो हैं वो बहुत सारे काम करती हैं। अगर आपने आइज़ ओपन की है, तो आपकी आँखें आस-पास के कलर को भी देख रही हैं, टेक्सचर को भी देख रही हैं, कौन-सी चीज़ कितने डिस्टेंस पे रखी है, इसको भी देख रही हैं। तो आँखें मल्टीटास्किंग कर रही हैं और उसके साथ बॉडी एडजस्टमेंट कर रही हैं। तो अभी इतना प्रिसिज़न के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि आँखें और भी काम कर रही हैं। बट जैसे ही आपने आइज़ क्लोज़ की, आपका सारा ध्यान शरीर के अंदर गया और यहाँ पे प्रिसिज़न बढ़ जाएगा, परफेक्शन बढ़ जाएगा और अच्छे से आप अपने शरीर को रिलैक्स कर पाएँगे। ये डिफ़रेंस है। तो ओपन आई में एडजस्टमेंट करने का क्या मतलब है कि आपने नोटिस किया और थोड़ा-सा एडजस्टमेंट किया। क्लोज़ आई में एडजस्टमेंट करने का क्या मतलब है कि आपने बहुत प्रिसिज़न के साथ बॉडी को रिलैक्स किया। ओपन आई एडजस्टमेंट और क्लोज़ आई एडजस्टमेंट दोनों इम्पोर्टेंट हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो जैसे ही आपने क्लोज़ आई में देखा कि हेड टू टो पूरी बॉडी रिलैक्स्ड है, फिर आप क्या करेंगे, आप जो आपकी नेचुरल ब्रीथिंग है उसको ऑब्ज़र्व करेंगे।
अब यहाँ पे नेचुरल ब्रीदिंग क्या है? नेचुरल ब्रीदिंग मतलब बिना कोई एफर्ट लगाए कैसे एयर अंदर जा रही है और कहाँ तक जा रही है और कैसे एयर बाहर आ रही है, इसको आपको ऑब्ज़र्व करना है। तो आपने आइज़ क्लोज़ की और आपने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि आपकी जो एयर है वो कहाँ तक जा रही है और कैसे जा रही है। तो मेरे केस में देखिए, क्योंकि मैं बहुत सालों से प्राणायाम कर रहा हूँ, तो मेरे केस में आप देखेंगे पेट फूल रहा है और पेट दब रहा है। तो जब आप रेगुलर प्राणायाम करेंगे तो आपके साथ भी यही होगा, पेट फूलेगा और पेट दबेगा, जिसको रियल ब्रीदिंग बोलते हैं। चेस्ट से ब्रीदिंग नहीं होती है, ब्रीदिंग हमेशा पेट से होती है। तो आइए अब मैं अपने ब्रेथ की डेप्थ देखता हूँ। तो जो मेरी ब्रेथ है वो यहाँ से जा रही है, यहाँ तक जा रही है और यहाँ से वापस आ रही है। तो ये है मेरी ब्रेथ की डेप्थ यहाँ तक। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? ध्यान से देखिएगा। पहले तो मैंने क्या किया, इस चीज़ को एक इमेज दे दी कि मेरी ब्रेथ की लेंथ कितनी है। तो अगर मैं मान लूँ ये टिप ऑफ द नोज़ है और यहाँ तक मेरी ब्रेथ जा रही है, तो कम से कम इतनी मेरी ब्रेथ की रेंज है। इसी तरीके से किसी की अगर शैलो ब्रीथिंग होगी, किसी की ब्रेथ सिर्फ़ यहाँ तक टच होती होगी और यहाँ से वापस आती होगी, तो वो यहाँ पे हाथ रखेंगे और यहाँ पे, तो उनकी ब्रेथ की रेंज होगी ये। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी श्वास की लेंथ कितनी है, आप कितनी एयर भर रहे हैं। अभी तक लोग बोलते हैं कि एयर को तो हम देख नहीं सकते, बट यहाँ पे आपको एक फिज़िकली बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आपको अपनी एयर की रेंज पता चल गई कि हाँ, मेरी ब्रेथ की रेंज इतनी है। तो मान लिया मेरी ब्रेथ यहाँ पे टच हो रही है, तो एटलीस्ट मैं विज़िबली देख सकता हूँ कि मेरी ब्रेथ कहाँ तक जा रही है। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा, ये जो आपकी हथेली है, ये डायरेक्शन को दिखाती है। जैसे कि अगर मैंने ये हथेली डाउन की है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है। आउट कर देता तो आउटवर्ड डायरेक्शन, अप कर दूँ तो अपवर्ड डायरेक्शन और इन कर दूँ तो इनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैं हथेली को डाउन क्यों कर रहा हूँ, अब इसके पीछे जाएँगे। देखिए, तो पहले मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मेरी नेचुरल ब्रेथ कहाँ तक टच हो रही है और कहाँ से वापस आ रही है। यहाँ पे टच हो रही है, यहाँ से वापस आ रही है। तो इससे मुझे विज़िबल रेंज पता चल गई, मेरी ब्रेथ की डेप्थ पता चल गई। बट डीप ब्रीथिंग क्या होती है? डीप ब्रीथिंग होती है जब आपकी जो ब्रेथ है वो नाभि तक टच हो और वहाँ से वापस आए, जिसको बोलते हैं रूटेड ब्रीथिंग, एब्डोमिनल ब्रीथिंग। तो ये थोड़ा-सा नाभि से ऊपर है, तो मैं क्या करूँगा, धीरे से हाथ को पुश करूँगा नीचे की ओर और नाभि के बिल्कुल बगल में लेके आऊँगा। तो इससे मैंने ब्रेन को क्या मैसेज दिया हाथ के थ्रू, कि हमको किसी चीज़ को नीचे की ओर पुश करना है, हमें किसी चीज़ की रेंज बढ़ानी है, हमें किसी चीज़ की डेप्थ बढ़ानी है। आयाम, हमें प्राण को ऐसे आयाम देना है कि उसकी डेप्थ बढ़े। तो ये तो एक बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी हो गया कि आपने हाथ को नीचे की ओर प्रेस करके ब्रेन को भी मैसेज दे दिया कि हमको किसी चीज़ को नीचे पुश करना है। तो इसमें होगा क्या, जब आप इसके बाद ब्रीदिंग को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, एयर को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो ब्रेन आपकी बॉडी को, नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को सपोर्ट करेगा। तो पहला क्या किया, आपने नेचुरल आपकी ब्रीदिंग की डेप्थ चेक की, फिर एफर्ट लगाया, हाथ से पूरा पुश किया, नाभि तक ले गए। ये मैसेज दिया आपने ब्रेन को और बॉडी को कि हमें किसी चीज़ को नाभि तक ले जाना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने हाथों को खोलेंगे और अपनी नाभि को पूरा कवर कर लेंगे हाथ से, ऐसे। ये आपने पेट को कवर कर लिया। अब जो हथेली आपकी नीचे की ओर थी, वो अंदर की ओर टर्न कर दी। जब आप पेट को कवर करेंगे, तो इससे आपको टच का फ़ील आएगा, जिसको बोलते हैं टच थेरेपी। टच थेरेपी क्या होती है, हम किसी चीज़ को टच करके भी फ़ील कर पाते हैं कि वो चीज़ नेगेटिव है या पॉज़िटिव है, जिसको हम गुड टच और बैड टच बोलते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी लागू हो रही है। आप जब अपने हथेली को टच कर रहे हैं पेट से, तो यहाँ पे फिर से ब्रेन को मैसेज जा रहा है कि हमने बॉडी के किसी पार्ट को टच किया हुआ है, तो बॉडी और ब्रेन उसको सेंस कर पाएगा और जब आप उस पर्टिकुलर पार्ट पे, पेट पे काम करेंगे, तो आपका ब्रेन और आपकी बॉडी उसको सपोर्ट करेगी और जब उसको सपोर्ट करेगी, तो आपको ब्रीदिंग को रेगुलेट करने में, प्राणायाम करने में हेल्प मिलेगी। आप देख रहे हैं, पूरा एक साइंस है, पूरी एक प्रोसेस है, पूरा एक सिस्टम है।
अभी बेसिक लेवल है, इसीलिए मैं बहुत डिटेलिंग में आप लोगों को बता रहा हूँ। जब हम इंटरमीडिएट लेवल पे जाएँगे तो डिटेलिंग कम हो जाएगी और प्रैक्टिकल चीज़ें बढ़ जाएँगी। और डिटेलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि आप कोई गलती ना करें। क्योंकि अगर आप गलत प्राणायाम करेंगे, तो न केवल आपके लंग्स खराब होंगे, बल्कि आपकी पूरा जो एयर सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। समान वायु डिस्टर्ब हो जाएगी, उदान वायु डिस्टर्ब हो जाएगी, प्राण वायु डिस्टर्ब हो जाएगी, अपान वायु डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर आपको गैस्ट्रिक, एसिडिटी, इंडाइजेशन, हैवी हार्ट होना, चेस्ट के आस-पास लॉक होना, पेन होना चेस्ट पे, पेट का टाइट फ़ील होना, बैक में पेन होना, अस्थमा, ब्रेथलेसनेस, ऐसे सिम्पटम आपको दिखने लगेंगे अगर आप प्राणायाम गलत करेंगे। इसीलिए प्राणायाम करने से पहले पूरी सावधानी बरतिए, शरीर को समझिए, पूरा डिटेल में चीज़ों को सीखिए और फिर प्राणायाम करिए। एक बार आपका बेस क्लियर हो गया, फिर आप स्पीड में कर सकते हैं चीज़ें। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर ये जो एरिया है, ये रिब केज का एरिया है, यहाँ पे, ये देखिए एक आप जब भी ये होल, इसके ऊपर की एयर हमेशा बिलो एवरेज मानी जाएगी, इसके नीचे की एयर बेटर मानी जाएगी और इसके नीचे जितना चले जाएँ आप उतना बेटर। नाभि तक अगर आपकी एयर का सर्कुलेशन आता है, पेट को आप अच्छे से भर पाते हैं तो बेस्ट है। बट कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर अभी आपकी शैलो ब्रीथिंग हो रही है, धीरे-धीरे इन टेक्निक्स को सीख के आप अपनी ब्रीथिंग को और डीप और अच्छा बना सकते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, नेचुरल ब्रीथिंग चेक की, उसकी डेप्थ चेक की, फिर मैंने हाथ को नीचे पुश करके ब्रेन को मैसेज दिया बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कि हमें किसी चीज़ को नीचे पुश करना है, कहाँ तक पुश करना है, नाभि तक पुश करना है। जैसे ही हाथ नाभि तक आया, मैंने हाथ को फैला के पेट को कवर कर लिया। यहाँ से मैंने टच थेरेपी के थ्रू ब्रेन को मैसेज दिया कि अब इस पार्ट पे हमको काम करना है। क्या काम करना है? एब्डोमिनल ब्रीथिंग करनी है, जिसको बोलते हैं रूटेड ब्रीथिंग। इसको भरना है और खाली करना है। कैसे? देखिए मेरे पेट को। इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीथिंग, रूटेड ब्रीथिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जब ब्रीथ इन कर रहा हूँ, पेट को फुला रहा हूँ और जब मैं ब्रीथ आउट कर रहा हूँ, पेट को स्क्वीज़ कर रहा हूँ। देखिए, अब ये मैंने क्या किया, हाथ के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, नर्वस सिस्टम को मैसेज भेज के एब्डोमिनल ब्रीथिंग को सपोर्ट करते हुए एब्डोमिनल ब्रीथिंग करना शुरू किया। अगर आप डायरेक्ट एब्डोमिनल ब्रीथिंग करेंगे, हो सकता है आप कर पाएँ, बट बहुत बार ऐसा होता है कि वो सिस्टम समझ में नहीं आता है कि कैसे पेट को भरें और कैसे पेट को खाली करें। तो अपने हाथ को यहाँ पे टच करना और टच थेरेपी के थ्रू पेट को फुलाना और पेट को दबाना थोड़ा ईज़ी हो जाता है। इसीलिए आप इस थ्योरी को ज़रूर और ज़रूर करिए ताकि आपके लिए एब्डोमिनल ब्रीथिंग करना ईज़ी हो जाए, उसको सीखना ईज़ी हो जाए। अब जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो जब आपको लगा कि आप पेट अच्छे से फुला पा रहे हैं और पेट को अच्छे से स्क्वीज़ कर पा रहे हैं, आप हाथ को हटा देंगे। अब आपने जितना आउटर सपोर्ट लेना था ले लिया, अब बिना आउटर सपोर्ट के आप पेट को फुलाइए और पेट को दबाइए। देखिए, तो ये है एब्डोमिनल ब्रीथिंग, रूटेड ब्रीथिंग। रियल में ब्रेथ को पेट तक जाना चाहिए और पेट से वापस आना चाहिए। इससे क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? डायफ्राम नीचे एंड ऊपर खींचने में मदद मिलती है, लंग्स अपने आप भर जाते हैं, हार्ट से प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, बैक की मसाज हो जाती है, आपकी समान वायु रेगुलेट हो जाती है और रियल में ब्रीथिंग जो है वो रेगुलेट हो जाती है और डेप्थ ऑफ द ब्रीथिंग आपकी बढ़ जाती है। तो ये आ गए हम रूटेड ब्रीथिंग पे। अब हम इसमें चेस्ट को भी इंक्लूड कर देंगे तो बन जाएगा योगिक डीप ब्रीथिंग, जो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियोज़ में बताया। अगर आपने वीडियोज़ देखे हैं चैप्टर 6, चैप्टर 13, तो आप इससे कनेक्ट कर पाएँगे। अब चेस्ट को कैसे भरेंगे? पहले पेट को भरिए, फिर पेट को भूल जाइए, चेस्ट पे फ़ोकस करिए, चेस्ट को भरिए। खाली करते समय पहले चेस्ट खाली करेंगे और पेट खाली। ये है आपकी योगिक डीप ब्रीथिंग। चलिए, इसको रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे आपकी बॉडी रेडी हुई है प्राणायाम के लिए।
तो हमने पहले क्या किया, नेचुरल ब्रीदिंग चेक की, फिर उसको डीप ब्रीदिंग में बदला, फिर उसको यौगिक डीप ब्रीदिंग में बदला। यौगिक डीप ब्रीदिंग में क्या होता है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं एयर को इन और एयर को आउट करने में। तो जब आप यौगिक डीप ब्रीथिंग करते हैं तो न केवल डायाफ्राम बल्कि आपके इंटरकॉस्टल मसल, क्लेविकुलर मसल, आपका वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड, एब्डोमिनल मसल्स, ये सब आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो जब आप यौगिक डीप ब्रीथिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं तब जाके बॉडी प्राणायाम को अच्छे से हैंडल कर पाएगी। वरना जब तक आप ये नहीं सीखेंगे कि एयर कैसे अंदर जानी चाहिए और एक एयर कैसे वापस आनी चाहिए, आप एयर को रेगुलेट कैसे करेंगे? तो एयर रेगुलेट होगी नहीं, प्राणायाम से फ़ायदे होंगे ही नहीं, बल्कि नुकसान हो सकते हैं। अब जाएँगे हम चंद्र नाड़ी प्राणायाम पे। आई लेवल पे देखेंगे, डीप ब्रीथिंग वापस पेट, चेस्ट, चेस्ट, पेट, पेट, चेस्ट, चेस्ट, पेट। अब आप क्या करेंगे, राइट हाथ को लेंगे, राइट अंगूठे से राइट नेज़ल बंद कर देंगे और ब्रीदिंग कंटिन्यू। ये है चंद्र नाड़ी का फर्स्ट वेरिएशन, जिसमें आप राइट नेज़ल को राइट अंगूठे से पूरा प्रॉपर बंद करेंगे और सिर्फ लेफ्ट से यौगिक डीप ब्रीथिंग करेंगे और लेफ्ट से ब्रीथ आउट करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने राइट नेज़ल को पूरा बंद कर दिया ताकि राइट से कोई भी एयर का सर्कुलेशन ना हो। पूरा ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट रेगुलेट किया आपने लेफ्ट से। तो इससे ब्रेन एंड बॉडी को क्या मैसेज जाएगा कि अब लेफ्ट पे सर्वाइव करना है। तो इन केस अगर आपका लेफ्ट नेज़ल कम भी एक्टिव होगा, थोड़ा स्ट्रगल भी होगा, तो धीरे-धीरे आपके लंग्स, आपका लेफ्ट नेज़ल, आपकी चंद्र नाड़ी, आपकी ईडा नाड़ी आपस में कोऑर्डिनेट करके आपकी बॉडी को इस लायक बनाएँगे कि आप सिर्फ लेफ्ट नेज़ल पे सर्वाइव कर पाएँ और फिर धीरे-धीरे इससे आपका लेफ्ट नेज़ल स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे आपका कफ से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, वो सारे अपने आप रिज़ॉल्व हो जाएँगे। चलिए वापस हाथ को हमेशा खुला रखिएगा। ये खुला हाथ क्यों रखेंगे? ये आपको ओपन डायरेक्शन देता है, साइकोलॉजिकली ओपन फ़ील होगा और ये एरिया लेफ्ट का जितना ओपन रहेगा, उतना आपको ब्रीथिंग करने के लिए साइकोलॉजिकल और मेंटल सपोर्ट मिलेगा। चलिए बैक टू ब्रीथिंग। तो ये था चंद्र नाड़ी का फर्स्ट वेरिएशन। अब जाएँगे चंद्र नाड़ी के सेकंड वेरिएशन पे, जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉक ब्रीथिंग।